दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। इस वीडियो में हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 3 का टॉपिक 17 पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में। यानी हमने देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इकोनॉमी एकदम अनस्टेबल हो चुकी थी, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स राइज हो गई थी वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज में, और इसकी वजह से लोगों को कितना ज्यादा सफर करना पड़ा था। एग्रीकल्चरल क्राइसिस आ गई थे। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे काफी ज्यादा लोगों की डेथ हुई, 9 मिलियन लोगों की डेथ हुई, काफी लोग इंजर्ड हुए, फार्मलैंड्स, इंडस्ट्रीज सब डिक्लाइन हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। तो ये सारी कंडीशंस हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उसके जो इम्पैक्ट थे वो ज्यादा डीप थे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही 1929 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ 1918 में, लेकिन 1918 से लेके 1928 तक भी कंडीशन अच्छी खासी नहीं थी। कंडीशंस बिगड़ी ही हुई थी 1928 तक भी, लेकिन जब स्टॉक मार्केट में शेयर के प्राइसेस गिरे 1929 में, तो कंडीशंस और ज्यादा बेकार हो गई। यूएसए में बैंक्स जो थे वो बंद हो गए, यूएसए और यूरोप के बैंक्स बंद हो गए, काफी ज्यादा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी लोगों को। उन्हें अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए उनके पास अब पैसा नहीं था, और ऊपर से कॉलोनीज पे और ज्यादा अत्याचार देखने को मिला हमें। जैसे इंडिया में और ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिले। क्यों? क्योंकि जब ब्रिटिशर्स जो थे उन्हें दिख रहा था कि ग्रेट डिप्रेशन चल रहा है, उनकी कंट्री के जो लोग हैं वो भी सफर कर रहे हैं, उनकी कंट्री की इकोनॉमी खतरे में है, तो वो अपनी कॉलोनी से ज्यादा पैसा खींच के ले जा रहे थे, जिससे कि ब्रिटेन में जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से काम कर सके और ब्रिटेन में ही लोगों का वेलफेयर कर सके इजीली। इस वजह से वो कॉलोनी से पैसा खींच के ले जा रहे थे अपने देश में। तो ये सारी कंडीशंस हमने देखी थी कि कैसे वर्ल्ड वॉर 1 का इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग था। काफी लंबे समय तक हमें 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुआ, लेकिन उसके इम्पैक्ट हमें काफी लंबे टाइम तक देखने को मिले। और फिर 1939 में थोड़ी सिचुएशन सुधरी, ग्रेट डिप्रेशन 1939 में खत्म हुआ। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1939 में, तब दोबारा से डिमांड बढ़ी लोगों की, ज्यादा से ज्यादा वेपन्स की डिमांड बढ़ने लगी, रॉ मटेरियल्स की डिमांड बढ़ी और फूड आइटम्स की डिमांड बढ़ी। अब जब इन सभी चीजों की डिमांड्स बढ़ रही हैं, तो प्रोडक्शन भी दोबारा बढ़ने लगा, फिर से ट्रेड होने लगा और लोग थोड़े प्रॉस्परस होने लगे, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन सही होने लगी। तो इससे क्या हुआ था, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तभी ग्रेट डिप्रेशन खत्म हो गया था। लोगों की डिमांड बढ़ने के साथ साथ प्रोडक्शन भी बढ़ा, दोबारा से ट्रेड किया जाने लगा, बहुत मतलब लोग जो थे वो फिर से एक बेटर लाइफ जीने लगे। तो ये सब हमने अभी तक देखा था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ उसके बाद भी तो कंडीशंस बिगड़ी होंगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी तो काफी ज्यादा लोगों को सफर करना पड़ा होगा। क्या दोबारा से ग्रेट डिप्रेशन जैसी सिचुएशंस आके खड़ी हुई थी? तो वही हम आज की वीडियो में जानेंगे कि कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड की जो इकोनॉमी थी उसे रीबिल्ड किया गया, उसे एक तरह से स्टेबल बनाने की कोशिश की गई और उसमें हम लोग सक्सेसफुल भी हुए। उसके बारे में हम आज के टॉपिक में समझेंगे। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर डिस्ट्रॉयड मेनी कंट्रीज स्पेशली इन यूरोप एंड एशिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्पेशली एशिया और यूरोप के जो कंट्रीज थे इन्हें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। वही जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सिचुएशंस देखने को मिल रही थी, वही सेम सिचुएशंस यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी देखने को मिली। मिलियंस ऑफ पीपल डाइड, सिटीज एंड इंडस्ट्रीज वर रुइन्ड। काफी ज्यादा लोगों की डेथ हुई, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हुआ था, मिलियंस ऑफ लोगों की डेथ हुई और उसके साथ अलग अलग सिटीज जो थी और अलग अलग इंडस्ट्रीज जो थी वो सब खत्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। यानी तबाही वैसी ही मची जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमें देखने को मिला था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ और वही सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी देखने को मिल रहा है। लोगों की डेथ होना, ऊपर से सिटीज, इंडस्ट्रीज ये सब डिस्ट्रॉय हो जाना, फार्मलैंड्स पर असर देखने को मिल रहा था और इसी के साथ डिमांड्स भी राइज होने लगी इन कंट्रीज में। तो पैटर्न एकदम सेम ही था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों का। कंट्रीज नीडेड मनी एंड सपोर्ट टू रीबिल्ड देयर इकोनॉमीज। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था तब क्या हुआ, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद कंट्रीज जो थी उन्हें पैसा चाहिए था अपने इकोनॉमी को दोबारा से बेटर करने के लिए, अपनी इकोनॉमिकल राइज के लिए उन्हें दोबारा से पैसा चाहिए था। अब
अपने रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रिकवरी के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ रही कंट्रीज को पैसा चाहिए था। वही हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ उसके बाद भी जो कंट्रीज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ रही थी उनको पैसों की जरूरत थी, सपोर्ट चाहिए था, जिससे कि वो अपनी रिकवरी कर सकें, दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन कर सकें, अपनी इकोनॉमी दोबारा से राइज कर सकें, दोबारा अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकें। उसके लिए इन्हें पैसा चाहिए था, सपोर्ट चाहिए था। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस इन 1944 यूएसए, तो इसी के लिए एक मीटिंग रखी गई, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 में यूएसए में ये मीटिंग रखी गई। 44 कंट्रीज मेट टू प्लान हाउ टू अवॉइड अनदर ग्रेट डिप्रेशन। यहाँ पे 44 कंट्रीज साथ में मिली, साथ में इन्होंने मीटिंग करी 44 कंट्रीज ने, और इन्होंने एक तरह से, इनका एम क्या था, इस मीटिंग का क्या एम था, इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कहीं दोबारा ग्रेट डिप्रेशन जैसी सिचुएशन आ जाए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उसके बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट्स देखने को हमें मिले, काफी लंबे समय तक इकोनॉमिकल कंडीशंस बुरी रही, और क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ग्रेट डिप्रेशन आया, तो लोगों को डर था कहीं ऐसा ना हो दोबारा से एक ग्रेट डिप्रेशन आ जाए और फिर से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन में चली जाए। तो इसी वजह से इन 44 कंट्रीज ने मीटिंग करी यूएसए में इन 1944, और इनका एम ये था कि हम दोबारा ग्रेट डिप्रेशन जैसी कंडीशन को रोक सकें। इनका एम था कि हमें दोबारा से ग्रेट डिप्रेशन को आने से रोकना है, हमें पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो इकोनॉमी है उसे स्टेबल बनाना है। अब उन्होंने क्या किया, 2 न्यू इंस्टीट्यूशंस वर क्रिएटेड। अब ग्रेट डिप्रेशन जैसी सिचुएशन से बचने के लिए इन लोगों ने, यानी 44 कंट्रीज ने मिलकर फैसला लिया कि हम 2 इंस्टीट्यूशंस सेटअप करेंगे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, to give short term loans to countries in crisis। तो IMF इसको एस्टैब्लिश किया गया, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो शॉर्ट टर्म लोन्स देती है कंट्रीज को, एक इंटरनेशनल बैंक की तरह काम करता है ये, जो शॉर्ट टर्म कुछ समय के लिए लोन्स देता है डिफरेंट कंट्रीज को। वर्ल्ड बैंक टू गिव लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर रीबिल्डिंग एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक भी एक तरह से एस्टैब्लिश किया गया। वर्ल्ड बैंक नाम से ही पता चला है पूरे वर्ल्ड के लिए एक बैंक की तरह काम करता है, ये डिफरेंट कंट्रीज को लोन्स देता है। IMF तो शॉर्ट टर्म लोन्स देता है, लेकिन वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म लोन्स देता है। अगर किसी कंट्री में इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स राइज हो गई हैं, गवर्नमेंट अपना डेवलपमेंट करना चाहते हैं, लेकिन अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास उतना पैसा नहीं है, तो वो वर्ल्ड बैंक से पैसा ले लेते हैं और अपने रीबिल्डिंग के लिए, यानी मान लो कोई वॉर हुई तो उससे हमें रिकवर करना है, दोबारा से अपना रिकंस्ट्रक्शन करना है, तो उसके लिए भी वर्ल्ड बैंक पैसा देता है, यानी लोन देता है कंट्रीज को। लॉन्ग टर्म लोन्स कौन देता है? वर्ल्ड बैंक, और शॉर्ट टर्म लोन्स देता है IMF। रोल ऑफ यूएसए, अब ये सब जो भी चल रहा है उसमें यूएसए का क्या रोल था? द यूएसए बिकेम द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी आफ्टर द वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड कैसे हुआ? जब यूएसए ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए जापान के 2 सिटीज पे, नागासाकी और हिरोशिमा। हिरोशिमा और नागासाकी में जब यूएसए ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए उसके बाद जाके सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। तो एक तरह से सबको पता चल गया था कि यूएसए की पावर कितनी है, यूएसए से पंगा नहीं लेना चाहिए, ये लोगों को साफ पता चल गया था। और इस टाइम तक यूएसए की इकोनॉमिक कंडीशंस भी बहुत ज्यादा बेटर हो चुकी थी। यूएसए वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बन चुका था, ऊपर से यहाँ पे वेपन्स भी बहुत ज्यादा थे। यूएसए ने डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेपन्स बना रखे थे अपनी सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। और उसके बाद एक तरह से हमने देखा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो यूएसए है उसने लोन्स दिए थे, कंट्रीज को लोन्स दिए थे। तो इससे हमें पता चलता है कि ये पूरे वर्ल्ड वाइड लोन्स दे रहा है कंट्रीज को, तो इसकी इकोनॉमिकल पावर कितनी ज्यादा होगी। और साथ ही साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो एक तरह से हमें पता चल गया कि न्यूक्लियर पावर भी है यूएसए के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। ये सबको पता चल गया था कि यूएसए से पंगा लेना भारी पड़ेगा।
और यूएसए की जो कंडीशंस थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में यूएसए की जो कंडीशन थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ उसके बाद यूएसए सबसे ज्यादा टॉप पे यानी टॉप मोस्ट पावर बन गया था पूरे वर्ल्ड में। और यूएसए के बाद जो सेकेंड नंबर पे आता था वो था सोवियत यूनियन। अब सोवियत यूनियन और यूएसए दोनों के बीच में एक तरह से आइडियोलॉजी को लेकर के कंपटीशन चल रहा था। ये एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने लड़ाई साथ में करी। ये एक ही ब्लॉक से थे, यूएसए और सोवियत यूनियन एक ही ब्लॉक से थे और ये हिटलर यानी नाजिज्म के खिलाफ लड़ रहे थे। हिटलर को हराने के लिए दोनों कंट्रीज साथ में थी, सोवियत यूनियन और यूएसए। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में कन्फ्लिक्ट चलने शुरू हो गए। किस पर बेस्ड थे? आइडियोलॉजी पे लेके। यूएसए कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी का था, यानी यूएसए के हिसाब से गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगी किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ में, यानी लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी था। लोग अपने हिसाब से, मतलब कैपिटलिस्ट सिस्टम चलता था वहां पे कि लोग प्रॉफिट अर्न करने के लिए अपने बिजनेसेस चलाते थे। तो ऐसे जो कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, कोई एकदम बॉटम लेवल पे होता है, कोई एकदम टॉप लेवल पे होता है। जिसने अपने पोटेंशियल का यूज करके पैसा अर्न करा है, प्रॉफिट अर्न किया है, वो तो अमीर होता चले जाएगा और जिस इंसान ने अपने पोटेंशियल का यूज नहीं किया है वो गरीब होता चले जाएगा। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम में ऐसे इनइक्वालिटीज होती हैं। लेकिन वहीं सोवियत सिस्टम जो है वहां पे सोशलिस्ट आइडियोलॉजी चला करती थी, यानी कि गवर्नमेंट हैंडल किया करती थी, गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए काम करा करती थी। और उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो क्या करती थी, सारे जो एसेट्स हैं वो गवर्नमेंट के ही थ्रू कंट्रोल किए जाते थे। गवर्नमेंट ही लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती थी और ऐसा नहीं है, मतलब लोगों को इक्वल रखना चाहती थी गवर्नमेंट सोवियत यूनियन में। तो सोवियत यूनियन में सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी, यानी समाज सेवा टाइप की। गवर्नमेंट जो है वो सबके वेलफेयर के लिए काम किया करती थी। एक तरह से इक्वालिटी लोगों को दी जा रही थी। इकोनॉमिक लेवल पे भी, यानी इकोनॉमिकली सब लोग इक्वल हों, वेल ऑफ हों, ये सब कौन हैंडल करता था? गवर्नमेंट, सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट। और वहीं यूएसए में कैपिटलिस्ट सिस्टम चल रहा था। गवर्नमेंट लोगों के बिजनेसेस में इंटरफेयर नहीं करती थी। कोई टॉप लेवल पे होता है तो कोई बॉटम पे होता है कैपिटलिस्ट सिस्टम में। सुनने में लग रहा है कि सोवियत यूनियन जो है वो काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, सोवियत सिस्टम जो है वो धीरे धीरे और ज्यादा अथॉरिटेटिव होने लगा। गवर्नमेंट जहां स्टार्टिंग में लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रही थी, अब वही गवर्नमेंट लोगों के बारे में सोचना बंद कर चुकी थी। गवर्नमेंट बस अपनी जेब भर रही थी एक तरह से सोवियत यूनियन में, और एक तरह से लोगों की वॉइस को नेग्लेक्ट कर दिया जा रहा था, लोगों को राइट्स नहीं दिए जा रहे थे, गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं थी। यानी लोग गवर्नमेंट से सवाल नहीं पूछ सकते थे। गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, उसके बारे में लोगों को कुछ नहीं पता होता था। और इस टाइप से ये जो सोवियत सिस्टम था वो और ज्यादा अथॉरिटेटिव होता चला गया, और इसी वजह से सोवियत यूनियन का एंड हुआ और यूएसए एक टॉप मोस्ट पावर बन के रह गई। फिर हेजेमनी ऑफ यूएसए हमें देखने को मिला, यानी कि यूएसए टॉप मोस्ट पावर बन के रह गया पूरे वर्ल्ड में। इसके बराबरी करने वाला कोई और देश था ही नहीं, यूएसए की बराबरी करने वाला। तो इस टाइप से सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद यूएसए और सोवियत यूनियन, ये दो ब्लॉक्स में पूरा वर्ल्ड बढ़ चुका था। कुछ कंट्रीज ऐसी थी जो यूएसए के सपोर्ट में जा रही थी, कुछ कंट्रीज सोवियत यूनियन के सपोर्ट में जा रही थी। तो इस टाइम को ना कोल्ड वॉर का भी टाइम पीरियड कहा जाता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वॉर कभी भी छिड़ जाएगी, लड़ाई कभी भी हो जाएगी। दोनों के बीच में आइडियोलॉजी को लेकर कन्फ्लिक्ट था और ऐसा लगता था कि लड़ाई कभी भी छिड़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब लड़ाई की सिचुएशंस बनी हुई थी, लड़ाई की कंडीशंस थी, लेकिन जब वॉर हुई नहीं, तो इस टाइम पीरियड को कहा जाता है कोल्ड वॉर। तो यूएसए एक लौता पावर था पूरे वर्ल्ड में, टॉप मोस्ट पावर की तरह इमर्ज होके आया यूएसए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। इट गेव फाइनेंशियल हेल्प टू यूरोप एंड जापान, मार्शल प्लान। यूएसए जो है उसकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा, मतलब यूएसए जो है उसके पास इतना ज्यादा पैसा था कि यूरोप के अलग अलग कंट्रीज को, यूरोप और जापान, यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज को और जापान, इन देशों को यूएसए ने एक तरह से पैसा दिया इनकी रिकवरी के लिए। तो यूएसए ने इन लोगों को फाइनेंशियल हेल्प करी, जापान और यूरोपियन नेशंस की हेल्प करी, जिससे कि ये नेशंस डेवलप कर सकें, दोबारा से रिकवर कर सकें, अपना रिकंस्ट्रक्शन कर सकें। और इसी फाइनेंशियल हेल्प को कहा गया मार्शल प्लान। US industries and banks dominated the world.
यूएसए की जो इंडस्ट्रीज थी, यूएसए के जो बैंक्स थे, ये सब पूरे वर्ल्ड को लीड कर रहे थे। पूरे वर्ल्ड में यूएसए के जो बैंक्स हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनका डोमिनेशन देखने को मिला, उनका दबदबा देखने को मिला। इम्पैक्ट, अब इस सब का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा था, यानी इन सब का रिजल्ट क्या था? Many countries quickly recovered. मार्शल प्लान यानी जो फाइनेंशियल हेल्प दी थी यूएसए ने, और एक तरह से आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन सब इंस्टीट्यूशंस के सेट हो जाने की वजह से, एस्टैब्लिश हो जाने की वजह से जो कंट्रीज थी वो अपनी रिकवरी जल्दी कर पाई। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत लंबे समय तक, 20 सालों तक हमें करीबन इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिले, तो वो हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नहीं देखने को मिले। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उतनी कंडीशंस बुरी नहीं हुई थी जितनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हो गई थी। क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम लोगों ने क्या किया, डिसाइड किया, बैठ के मीटिंग करी कि हमें ग्रेट डिप्रेशन जैसे सिचुएशन से अगर बचना है तो हमें 2 इंस्टीट्यूशन सेटअप करने पड़ेंगे, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, जो डिफरेंट कंट्रीज की हेल्प करेंगे उनकी रिकवरी में। और इसकी वजह से हम उस इकोनॉमिकल क्राइसिस से बच सकते हैं जो पहले 1929 में आया था, जिसे हम ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। तो इस वजह से ये वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और यूएसए के थ्रू दिए गए फाइनेंशियल हेल्प की वजह से जो वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज थी वो जल्द से जल्द रिकवर कर पाई। वर्ल्ड ट्रेड एंड प्रोडक्शन इंक्रीज्ड, दोबारा से वर्ल्ड ट्रेड बढ़ने लगा, प्रोडक्शन बढ़ने लगा, सारी चीजें नॉर्मलाइज होने लगी। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया आल्सो बोरोड मनी फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूशंस। जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उन्होंने अपने डेवलपमेंट के लिए यानी अपने विकास के लिए, जैसे इंडिया ने भी लोन्स लिए हैं इन इंस्टीट्यूशन से, आईएमएफ से लोन लिया है इंडिया ने। तो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ये एक तरह से डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प भी करते हैं, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि ये कंट्रीज अपना डेवलपमेंट कर सकें, और उन कंट्रीज की भी हेल्प करते हैं ये इंस्टीट्यूशंस जो वॉर में लड़ती हैं, यानी जो कंट्रीज वॉर्स की वजह से सफर कर रही हैं उन कंट्रीज की भी हेल्प करते हैं ये इंस्टीट्यूशंस, जिससे कि वो कंट्री जल्द से जल्द रिकवर करे, अपना डेवलपमेंट कर सके, दोबारा से ग्रेट डिप्रेशन जैसी सिचुएशन ना आए, उसके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई ये 2 इंस्टीट्यूशंस। कौन कौन से? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आई होप ये आपको समझ में आया है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 3 का टॉपिक 18 पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड द ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस के बारे में। यानी पोस्ट वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है यहाँ पे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ उसके बाद कैसे सेटलमेंट करवाया गया डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, यानी कैसे इकोनॉमी को एक तरह से बैलेंस किया गया, और कैसे ब्रिटेन कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उस ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस से कौन कौन से आइडियाज निकल के आए जिसकी वजह से इकोनॉमी को स्टेबल करने की कोशिश की गई, और 2 मेन इंस्टीट्यूशंस सेटअप हुए थे इस कॉन्फ्रेंस के बाद। कौन कौन से? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। उन्होंने कैसे अपना रोल प्ले किया वर्ल्ड इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, वो सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। पोस्ट वॉर सिचुएशन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद सिचुएशन कैसी थी, वर्ल्ड वाइड सिचुएशन क्या थी? वही सेम पैटर्न था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखने को मिला। मिलियंस ऑफ लोगों की डेथ हुई, काफी लोग इंजर्ड हुए, और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रीज थी, फार्मलैंड्स थे, जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस थे, वो सब डिस्ट्रॉय हो गए। यानी डिस्ट्रक्शन हमें बहुत मास लेवल पे देखने को मिला, काफी कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा क्रिएट हुआ। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस इन जुलाई 1944 यूएसए। वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड कब हुआ? 1945 में। 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। 1939 में ग्रेट डिप्रेशन खत्म हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, और अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा 1945 में, लेकिन 1944 में ही मीटिंग करवाई जा रही है। क्यों? क्योंकि लोग जानते थे, जो कंट्रीज थी वो जानती थी कि अभी सिचुएशन ठीक है, लेकिन इससे जब वर्ल्ड वॉर खत्म होगा उसके बाद की कंडीशन और ज्यादा भयंकर होने वाली है। तो
इस वजह से कंट्रीज ने आपस में बैठ के मीटिंग करी और डिसाइड किया कि कैसे हम लोग ग्रेट डिप्रेशन जैसे सिचुएशन आने से रोक सकते हैं, कैसे हम वर्ल्ड इकोनॉमी को स्टेबल रख सकते हैं, कैसे हम डिफरेंट कंट्रीज की हेल्प कर सकते हैं उनके रिकवरी में। तो ये सब डिसाइड किया गया, एक मीटिंग रखी गई इसके लिए। कौन सी? ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। कहाँ पे रखी गई? यूएसए में, हेल्ड इन न्यू हैम्पशायर यूएसए। लेट मी मेक इट क्लियर कि काफी लोग इसे हैम्पशायर भी पढ़ते हैं, न्यू हैम्पशायर, बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है न्यू हैम्पशायर। तो न्यू हैम्पशायर एक जगह है यूएसए में, वहां पे ये मीटिंग रखी गई थी और 44 कंट्रीज ने ये मीटिंग अटेंड करी थी। 44 कंट्रीज से रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, उन्होंने मीटिंग करी थी और इस मीटिंग का एम क्या था, क्या ऑब्जेक्टिव था? To make a plan for economic stability and reconstruction after the war. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा उसके बाद हम कैसे इकोनॉमी को स्टेबल रख सकते हैं, कैसे वर्ल्ड इकोनॉमी को स्टेबल रख सकते हैं, कैसे हम डिफरेंट कंट्रीज का रिकंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, हम उनके रिकवरी में कैसे हेल्प कर सकते हैं, जिससे कि दोबारा ग्रेट डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स हमें फेस ना करनी पड़े। तो उन प्रॉब्लम से हम कैसे रिकवर कर सकते हैं उसको लेकर के प्लान बनाया गया। कहाँ पे? ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। क्रिएशन ऑफ 2 इंस्टीट्यूशंस, 2 इंस्टीट्यूशंस सेटअप किए गए, 2 इंस्टीट्यूशंस बनाए गए इसी मीटिंग के बाद। कौन कौन से थे? आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। IMF और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड गेव शॉर्ट टर्म लोन्स टू कंट्रीज। जो IMF था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इस बॉडी ने क्या किया, ये जो इंस्टीट्यूशन था उसने शॉर्ट टर्म लोन्स देना स्टार्ट किया कंट्रीज को। जो कंट्रीज इकोनॉमिकल लॉस से सफर कर रही थी उन कंट्रीज को शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ समय के लिए लोन्स देना, छोटे छोटे लोन्स देना किसने शुरू किया? IMF ने। वर्ल्ड बैंक, जिसे हम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म IBRD कहा जाता है इसे, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक का ही दूसरा नाम है। प्रोवाइडेड लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वॉर टोर्न कंट्रीज। अब इस वर्ल्ड बैंक का जो दूसरा नेम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, उसी से हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि लड़ाई के बाद, वॉर के बाद जो कंट्रीज की सिचुएशन खराब हो जाती है, उस सिचुएशन से उभरने के लिए यानी रिकवर करने के लिए, उन कंट्रीज का रिकंस्ट्रक्शन करवाने के लिए लॉन्ग टर्म लोन्स कौन प्रोवाइड करता है? वर्ल्ड बैंक। साथ ही साथ अगर किसी कंट्री को अपना डेवलपमेंट करना है पर पैसों की कमी चल रही है तो भी वर्ल्ड बैंक उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए लोन्स दे देता है कि आप लोन्स हमसे ले लो, पैसे हमसे ले लो, बाद में दे देना, लेकिन अपने देश का डेवलपमेंट करवाओ। तो वर्ल्ड बैंक और IMF ये 2 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद सेटअप किए गए और उसके बाद इन इंस्टीट्यूशंस ने हेल्प करी दूसरी कंट्रीज की रिकवरी में। जो जिन कंट्रीज ने वॉर, जैसे वॉर के बाद की जो सिचुएशंस थी उन्हें सफर किया था, उन कंट्रीज के रिकवरी के लिए किसने हेल्प करी? इन इंस्टीट्यूशंस ने। ओके, ब्रेटन वुड्स सिस्टम। अब ये जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम चल रहा था वो कैसे चल रहा था, क्या पूरा सिस्टम चल रहा था इस मीटिंग के बाद से? क्या सिर्फ इंस्टीट्यूशंस को सेटअप कर देना इनका एम था या फिर इन्होंने और भी अलग अलग स्टेप्स लिए थे, एक्शंस लिए थे इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए? तो एक स्टेप ये था कि इन लोगों ने 2 इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर दिए। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद 2 इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए गए, IMF और वर्ल्ड बैंक। लेकिन क्या सिर्फ इन 2 इंस्टीट्यूशंस के सेटअप हो जाने से हमारी इकोनॉमी सुधर गई थी, स्टेबल हो गई थी वर्ल्ड इकोनॉमी? नहीं ना। तो इसी वजह से क्या हुआ कि सिर्फ एक एक्शन नहीं, काफी सारे स्टेप्स लिए गए और भी बहुत सारे, एक तरह से पूरा सिस्टम क्रिएट कर दिया गया, काफी अलग अलग स्टेप्स लिए गए वर्ल्ड की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए। बेस्ड ऑन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स, अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स कर दिए थे, यानी फिक्स्ड रेट कर दिए थे। अब वो कैसे, उसके बारे में, ये तीनों पॉइंट्स एक तरह से इंटरलिंक्ड है। US डॉलर लिंक टू गोल्ड, ऑल अदर करेंसीज लिंक टू द US डॉलर। US डॉलर जो था उसे जोड़ दिया गया गोल्ड के साथ, यानी मान लो $1 जो है उसमें आपको इतना अमाउंट ऑफ गोल्ड मिल जाएगा, इस टाइप से फिक्स कर दिया गया। अब मान लो इंडिया में अलग रेट चल रहा है गोल्ड का, दुबई में अलग रेट चल रहा है, फ्रांस में अलग चल रहा है, जर्मनी में अलग, रशिया में अलग, हर जगह अलग अलग रेट चल रहे होंगे। तो काफी लोग ऐसे होंगे, अगर ये
इकोनॉमिकल लॉस के बाद, वॉर के बाद क्या पता इनके प्राइसेस बढ़ जाएं या फिर घट जाएं, तो उससे जो सिविलियंस है उन्हें सफर करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि यूएस डॉलर को जोड़ दिया गया गोल्ड के साथ कि पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी हो आप, लेकिन एक यूएस डॉलर के ही बराबर इतना अमाउंट ऑफ गोल्ड होगा, आपको एक यूएस डॉलर के बराबर में इतना गोल्ड मिल जाएगा। और बाकी दूसरी जो करेंसीज थी उनको यूएस डॉलर के साथ जोड़ दिया गया। अभी पहले स्टार्टिंग में जो सेट किया गया था प्राइस, वो ये था कि 5 रुपीज इज इक्वल्स टू 1 यूएस डॉलर। पहले हमारी इंडिया की भी करेंसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, सिर्फ हमारे 5 रुपए जो थे वो 1 यूएस डॉलर के बराबर थे, और अब जाके 87 रुपीज के बराबर है 1 डॉलर। तो इंडियन करेंसी जो है उसकी वैल्यू गिरी है, इंडियन करेंसी की वैल्यू थोड़ी गिर गई है। तो क्या हुआ, यूएस डॉलर को गोल्ड के साथ जोड़ दिया गया, ये एक फिक्स्ड अमाउंट बना दिया गया कि हाँ 1 यूएस डॉलर। अब इंडिया में 1 यूएस डॉलर 5 रुपए के बराबर था, कहीं और पे 1 यूएस डॉलर, जैसे मान लो इंडिया में 5 रुपए के बराबर 1 यूएस डॉलर था, वहीं दूसरी कंट्रीज में जैसे हम इंडिया की और कोरिया की बात करें तो कोरिया में हमारा 1 रुपए जो है वो वहां के 18 वॉन के बराबर है। तो ऐसे ही डिफरेंट कंट्रीज में 1 यूएस डॉलर की वैल्यू भी डिफरेंट हुआ करती थी। तो इससे क्या हुआ है कि हर जगह करेंसी अलग अलग चल रही है, उनकी वैल्यू अलग अलग है, लेकिन वर्ल्ड वाइड एक करेंसी फिक्स कर दी गई है। यूएस डॉलर को एक स्ट्रॉन्ग करेंसी के तौर पे अपना लिया गया है। अब 1 यूएस डॉलर के बराबर हमें जितना गोल्ड मिल रहा है वही पूरे वर्ल्ड लेवल पे चलेगा कि हमें हर जगह जितना मतलब 1 डॉलर के बराबर का गोल्ड मिलेगा। अगर हमने मान लो इंडिया में 5 रुपए दिए, उस टाइम की बात करें 5 रुपए दिए जो 1 डॉलर के बराबर होता था, तो हम 1 डॉलर दें तो भी हमें उतना ही गोल्ड मिलेगा, हम 5 रुपए दें तो भी हमें अपनी कंट्री में उतना ही गोल्ड मिलेगा। वर्ल्ड वाइड एक फिक्स्ड अमाउंट सेट कर दिया गया था, फिक्स्ड करेंसी बना दी गई थी यूएस डॉलर, इसे एक स्ट्रॉन्ग करेंसी के तौर पे अडॉप्ट कर लिया गया था और दूसरी करेंसीज को इसके साथ जोड़ दिया गया यूएस डॉलर के साथ। यूएस डोमिनेंस, अब इसी से हमें पता चल गया पहली बात कि यूएस डॉलर को एक स्ट्रॉन्ग करेंसी के तौर पे हमने अपना लिया है, यानी हम यूएस की पावर को लेजिटिमेसी दे रहे हैं, हम उसकी पावर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यूएस की पावर को। और इसी की वजह से क्या हुआ कि यूएस का डोमिनेंस बढ़ता चला गया, यूएस का दबदबा वर्ल्ड वाइड बढ़ता चला गया, यहाँ से हमें यूएस डोमिनेशन देखने को मिला। USA emerged as the world's leading economy. USA वर्ल्ड की सबसे टॉप मोस्ट इकोनॉमी बन गई, सबसे ज्यादा पैसा यूएस के पास आ गया, वर्ल्ड नंबर 1 इकोनॉमी बन गया यूएस। Contributed the largest share to IMF and World Bank. अब यूएसए ने क्या किया था, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ये दोनों इंस्टीट्यूशंस यूएसए में ही सेटअप हो रखे हैं, और यूएसए ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में। जो भी लोन्स दिए जाते हैं उनमें से सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है, यूएसए से आ रहा है उन बॉडीज में। ये जो इंस्टीट्यूशंस है इनके पास खुद का पैसा थोड़ी जनरेट होगा, डिफरेंट कंट्रीज जो ये वर्ल्ड लेवल की है यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो डिफरेंट कंट्रीज साथ में मिलके यहाँ पे पैसे जोड़ते हैं और उसके बाद जिस कंट्री को जरूरत होती है वहां पे ये पैसा दे दिया जाता है, लोन दे दिया जाता है आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के थ्रू। तो इससे क्या होता है, सारी कंट्रीज कंट्रीब्यूट करती हैं, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में कुछ अमाउंट देती हैं। सबसे ज्यादा लार्जेस्ट शेयर कौन दे रहा था आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में, यूएसए। और इसी की वजह से यूएसए हैड मोर पावर इन डिसीजन मेकिंग। यूएसए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब तो हर जगह से पैसों की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, इस टाइम पे क्या हो रहा है, पैसे सबसे ज्यादा कीमती हैं, लोग सबसे ज्यादा वैल्यू पैसों को दिया करते हैं। तो यूएसए के पास भी बोलने के लिए एक लाइन थी कि मैंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, जो भी लोन आप लोगों को मिल रहा है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मेरा है, तो मेरा कहना आप सबको मानना पड़ेगा। तो इस वजह से क्या हुआ, यूएसए के पास अपने ही आप डिसीजन मेकिंग पावर आ गई, क्योंकि जितने भी कंट्रीज को लोन मिल रहा है उसमें सबसे ज्यादा योगदान कौन कर रहा है, यूएसए। और इसी वजह से यूएसए के पास अपने आप डिसीजन मेकिंग पावर्स आती चली गई। वर्ल्ड लेवल पे एक तरह से यूएस का डोमिनेंस क्रिएट होता चला गया, यूएसए डोमिनेट करने लगा पूरे वर्ल्ड को। और यहीं से जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में कंपटीशन चलने लगा
दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स भी थे ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी। यूएसए कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता था, सोवियत यूनियन फॉलो करता था सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को, और इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ेंगे क्लास 12th में। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 3 का टॉपिक 19 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम जानेंगे द अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स के बारे में, यानी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था उसके तुरंत बाद क्या सब चल रहा था, कैसी सिचुएशंस थी वर्ल्ड वाइड, उसके बारे में हम जानेंगे, और उनके क्या सॉल्यूशंस निकाले गए, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कौन से निकाले गए उसके बारे में जानेंगे। सिचुएशन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सिचुएशन कैसी थी, ये हम पिछले 2 टॉपिक में जान के आए हैं, समझ के आए हैं। वर्ल्ड फेस्ड ह्यूज डिस्ट्रक्शन। वर्ल्ड में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका था, सिटीज, फार्मलैंड्स, इंडस्ट्रीज सब तबाह हो चुकी थी, डिस्ट्रक्शन बहुत मास लेवल पे हुआ था। मिलियंस ऑफ पीपल वर डेड, मिलियंस ऑफ लोगों की जान गई, मिलियंस ऑफ पीपल मारे गए, यानी काफी लोगों की डेथ हुई। यूरोप एंड एशिया वर मोस्ट अफेक्टेड। यूरोप और एशिया, यहाँ पे सबसे ज्यादा कंडीशंस खराब हो चुकी थी। ये एरियाज जो थे, यूरोपियन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज जो थी, वहां पे लोगों को ज्यादा सफर करना पड़ा। ये कंट्रीज ज्यादा अफेक्टेड थी, इनको ज्यादा अफेक्ट पहुंच, यानी इनको एक बहुत तरह से नेगेटिवली अफेक्ट पहुंचा इन कंट्रीज को, यूरोप की और एशिया की कंट्रीज को। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कैसी थी? शॉर्टेज ऑफ फूड एंड एसेंशियल गुड्स। अब खाने पीने की कमी हो गई थी, जो हमारी जरूरत की चीजें हैं, जो रिसोर्सेज हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, वही अब अवेलेबल नहीं थे, उनकी कमी हो गई थी, उनकी शॉर्टेज हो गई थी। करेंसीज ऑफ मेनी कंट्रीज वर वीक एंड अनस्टेबल। काफी सारी ऐसी करेंसीज थी, काफी सारे देशों की ऐसी करेंसीज थी जो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो चुकी थी, बहुत वीक हो चुकी थी। और इसी को सॉल्व करने के लिए, मतलब इसी का सॉल्यूशन क्या निकाला गया था, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया गया था, हमने देखा था ब्रिटेन वुड्स सिस्टम चल रहा था, जिसमें यूएस डॉलर की डोमिनेंस सब लोगों ने एक तरह से एक्सेप्ट कर ली थी, और यूएस डॉलर से दूसरी करेंसीज को लिंक्ड अप कर दिया गया था, जिससे कि उन करेंसीज को दोबारा से, उनकी पावर को दोबारा से सस्टेन किया जाए, उनकी पावर को दोबारा से पहले वाले लेवल पे लाया जाए। कंट्रीज नीडेड हेल्प टू रिबिल्ड। कंट्रीज, जो देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़े थे, उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उन्हें रिकवर करने के लिए पैसा चाहिए था। खुद के देश में पैसा नहीं है, उन्हें लोन्स की जरूरत पड़ गई, उन्हें बाहर से पैसा लेना था, लोन लेना था अपनी रिकवरी के लिए। रोल ऑफ यूएसए, और यहाँ पे अब यूएसए का रोल आता है, वो कैसे? यूएसए वॉज द लीस्ट अफेक्टेड बाय द वॉर। यूएसए उन सभी कंट्रीज में, जैसे जो भी कंट्रीज लड़ाई लड़ रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उन कंट्रीज में यूएसए भी था, लेकिन यूएसए को बहुत कम नुकसान पहुंचा। यानी यूएसए में भी ऐसा नहीं कि लोग नहीं मारे गए, काफी लोगों की डेथ हुई, लेकिन जितने भी वर्ल्ड वाइड कंट्रीज थी उनमें सबसे ज्यादा कम असर कहाँ पे देखने को मिला? यूएसए में। इट बिकेम द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक पावर, और यूएसए एक सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर बन के निकला। यानी यूएसए के पास पैसा ही पैसा होगा बाबू भाई, वो वाली कंडीशंस यहाँ पे देखने को मिली। यूएसए के पास पैसा ही पैसा था, और अब यूएसए ने क्या किया? लोन देना दोबारा से शुरू किया। यूएसए ने दोबारा दूसरे देशों को लोन देना शुरू किया उनके रिकंस्ट्रक्शन के लिए। इंटरनेशनल कॉपरेशन। अब इंटरनेशनल कॉपरेशन, इंटरनेशनली अलग अलग देश जो हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर रहे थे, कैसे अपनी रिकवरी के लिए एक दूसरे का साथ दे रहे थे वर्ल्ड वाइड लेवल पे, यानी कि एक तरह से ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे क्या ऐसे काम किए गए जिसकी वजह से कंट्रीज जल्द से जल्द अपना रिकंस्ट्रक्शन कर पाई, जल्द से जल्द अपनी रिकवरी कर पाई। टू प्रिवेंट अनदर ग्रेट डिप्रेशन, न्यू रूल्स वर नीडेड फॉर वर्ल्ड ट्रेड एंड फाइनेंस। अब दोबारा से ग्रेट डिप्रेशन ना आए, तो ग्रेट डिप्रेशन को रोकने के लिए क्या किया गया? कुछ ऐसे रूल्स लाए गए जो ग्लोबली हर एक कंट्री ने फॉलो किए, और ऐसे रूल्स वो हम लोग ब्रिटेन वुड्स
सिस्टम में पढ़ के आए थे पिछली वीडियो में। आई होप वो वीडियो आप देख के आए हो, और अगर नहीं आपको पता है उसके बारे में तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पहले वो वीडियोस देख के आए, बिकॉज वहां से पूरी कहानी चलती आ रही है और सेम ही फॉर्मेट में चल रही है तब से, बस आपका ये हेडिंग अलग है, कंटेंट सेम चल रहा है। तो वर्ल्ड ट्रेड और फाइनेंस, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेड दोबारा से कम हो जाए, दोबारा लोगों को इकोनॉमिकली सफर करना पड़े, कहीं ऐसी सिचुएशन दोबारा ना आ जाए, इस वजह से कुछ रूल्स बनाए गए। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम लाया गया जिसके अकॉर्डिंग कंट्रीज को एक तरह से कंट्रीज की इकोनॉमी को डाउन में जाने से बचाया गया। क्रिएशन ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ये दो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए जो कि लोन दिया करते थे उन कंट्रीज को जहां पे वॉर की वजह से प्रॉब्लम्स राइज हुई हैं, उन कंट्रीज को ये लोन देते हैं। और कोई कंट्री अगर अपना डेवलपमेंट करना चाहती है तो उसे भी लोन देता है वर्ल्ड बैंक। IMF शॉर्ट टर्म के लिए लोन्स देते हैं और वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म के लिए लोन्स प्रोवाइड करता है डिफरेंट कंट्रीज को। The early years after the war were difficult and unstable। तो अभी जितनी हमने कहानी देखी उतने में हमें ये तो पता चल गया है कि जब वॉर खत्म हुआ उसके तुरंत बाद की कंडीशंस बहुत बेकार थी, कंट्रीज बहुत ज्यादा वीक हो गई थी, उनकी इकोनॉमीज अनस्टेबल हो गई थी, लोगों को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा था। दोबारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जैसी सिचुएशंस थी वैसी राइज हो गई थी। यहाँ पे एक तरह से पैटर्न सेम है, वहां फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी काफी लोगों की डेथ हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी इकोनॉमिकल लॉस फेस करना पड़ा कंट्रीज को, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यही हुआ। लेकिन यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या किया गया, रूल्स बना लिए गए वर्ल्ड वाइड, यानी ग्लोबल लेवल पे रूल्स बना दिए गए, रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई कि हमें इन रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है, ये रूल्स हमें फॉलो करने हैं, जिससे ग्रेट डिप्रेशन जैसी सिचुएशन दोबारा राइज नहीं होंगी, तो हम उस कंडीशन से बच सकते हैं और उसके लिए हमें ब्रिटेन वुड्स सिस्टम फॉलो करना है। तो ऐसे कुछ रूल्स बना दिए गए। IMF, वर्ल्ड बैंक, ये इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए डिफरेंट कंट्रीज की हेल्प के लिए, और but with US support and new institutions, many countries started to recover by late 1940s। अब USA की हेल्प की वजह से, USA का जो फाइनेंशियल सपोर्ट था जिसे हम लोग मार्शल प्लान भी कहते हैं, तो USA के फाइनेंशियल हेल्प की वजह से काफी कंट्रीज लेट 1940s तक रिकवर करना स्टार्ट कर चुकी थी। 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, लेट 1940s यानी 1949 तक का टाइम, वहां पे उस टाइम तक काफी कंट्रीज रिकवर करना स्टार्ट कर चुकी थी। और देखा जाए तो 1950s से 1970s के बीच में उनकी पूरी रिकवरी हो चुकी थी कंट्रीज की, यानी दोबारा ग्रेट डिप्रेशन जैसी सिचुएशन नहीं आई। और ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें 44 कंट्रीज की मीटिंग हुई और उन्होंने डिसाइड किया कि कैसे हम लोग ग्रेट डिप्रेशन जैसी सिचुएशन से बच सकते हैं। उन्होंने सॉल्यूशंस निकाले प्रॉब्लम्स के और उन्होंने कुछ इंस्टीट्यूशन सेटअप किए, दो मेन इंस्टीट्यूशंस IMF और वर्ल्ड बैंक। इस वजह से क्या हुआ, पोस्ट वॉर रिकवरी में काफी ज्यादा हेल्प मिली। आई होप ये आपको क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 3 का टॉपिक 20 पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस के बारे में। यानी अब जो देश गुलाम थे यूरोपियन पावर्स के, उन्होंने अपनी आजादी की डिमांड्स उठानी शुरू कर दी थी और इंडिपेंडेंट होते चले गए। उस टाइम के बारे में हम जानेंगे कि कैसे एक तरह से ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स की वेव चलती आई। बैकग्राउंड, अब इसका पूरा बैकग्राउंड क्या था। बिफोर 1945 many parts of Asia and Africa were under European colonial rule। 1945 से पहले, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने से पहले तक क्या था, ज्यादातर जो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज थी वो यूरोपियन पावर्स के अंडर में थी, यानी यूरोपियंस ने अपनी कॉलोनी बना रखा था एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज को। The Second World War weakened European powers like Britain and France by huge losses, economic crisis। तो
तो अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो हमने देखा था कि काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, काफी ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन की डेथ हुई। ब्रिटेन, फ्रांस या कोई भी यूरोपियन नेशन हो जो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे थे, उन कंट्रीज में वर्किंग पॉपुलेशन के जो मेन थे, जो लोग थे, उनकी सबसे ज्यादा डेथ हुई। और साथ ही साथ वहां पे इकोनॉमिकल लॉस भी फेस करना पड़ा लोगों को, इकोनॉमिकल क्राइसिस आए। तो जब ब्रिटेन, फ्रांस और ये यूरोपियन कंट्रीज जिन्होंने दूसरे देशों को अपना गुलाम बना रखा है, अब जब इनकी कंडीशन बिगड़ने लगी तो ये अपने देश पे ज्यादा ध्यान देंगे या अपनी कॉलोनीज पे। तो इसी की वजह से इनका जो ध्यान है वो कहाँ शिफ्ट हुआ, अपने खुद के देश पे। वो अपनी इकोनॉमी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, दोबारा से रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे। इस वर्ल्ड वॉर 2 के लॉस से वो दोबारा रिकवर करना चाहते थे। तो ब्रिटेन और फ्रांस ये कंट्रीज क्या होती चली गई, वीक होती चली गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से। एट द सेम टाइम पीपल इन कॉलोनीज स्टार्टेड डिमांडिंग फ्रीडम एंड इक्वालिटी। और इसी टाइम पे जब ये कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज वीक होती चली गई, तब इनकी जो कॉलोनीज थी वहां पे लोगों ने डिमांड करनी शुरू कर दी आजादी को लेकर के। लोगों ने, यानी इनके कॉलोनीज में जो लोग थे, जो उन कॉलोनीज के जो सिटीजन्स थे, उन्होंने डिमांड रखी कि हमें भी आजादी चाहिए और हमें अब अपनी खुद की कंट्री चाहिए, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें भी बराबरी का अधिकार चाहिए, हमें इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सब चाहिए। डीकोलोनाइजेशन, और इसी की वजह से, इन लोगों की डिमांड्स की वजह से डीकोलोनाइजेशन हुआ, यानी अब कॉलोनीज आजाद होने लगी। अब यूरोपियंस का जो कंट्रोल था अपनी कॉलोनीज पे वो छूटता चला गया। स्टार्टेड इन एशिया, डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ एशिया में। इंडिया को 1947 में आजादी मिली, 1948 में श्रीलंका को आजादी मिली, 1949 में चाइना, इंडोनेशिया को आजादी मिली, और ऐसे ही पूरी वेव चलती चली गई, यानी काफी देश आजाद होते चले गए। और ये डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ? एशिया से ही हुआ। Later spread to Africa during 1950s to 1970s। बाद में 1950s से लेके 1970s तक का जो टाइम है, इस टाइम पे ये जो डीकोलोनाइजेशन का ये जो पूरा प्रोसेस था वो बाद में फैला अफ्रीकन कंट्रीज में। अफ्रीका में भी 1950s से 1970s में लोगों ने डिमांड करनी शुरू कर दी अपनी आजादी को लेकर के, और काफी सारी कंट्रीज एक तरह से इंडिपेंडेंट होती चली गई इस टाइम पे इन अफ्रीका। इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स, लेकिन क्या ये जो डीकोलोनाइजेशन हो रहा था वो इतना इजी था? यानी स्ट्रगल नहीं करने पड़ रहे थे, बस लोगों ने डिमांड रख दी और उन्हें आजादी मिल गई थी? नहीं, उसके पीछे उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने पड़े। जैसे इंडिया में ही हम लोगों ने इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स चलाए, कितने स्ट्रगल करे, कितने लोगों को पनिश किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। जो हमने देखा था जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, ब्रिटिशर्स ने इतने लोगों को मारा क्योंकि वो लोग बस अपने देश को आजाद करवाने के लिए साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इंडिपेंडेंस मूवमेंट चलाए गए थे। जैसे इंडिया में दो फेमस हैं मूवमेंट्स, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये चलाए गए अपने इंडिपेंडेंस के लिए। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, डिफरेंट पार्ट्स में, अलग अलग कॉलोनीज में, पूरे वर्ल्ड में जो डिफरेंट कॉलोनीज हैं वहां पे एक तरह से मूवमेंट्स चलाए जा रहे थे अपने इंडिपेंडेंस के लिए। आफ्टर द वॉर दीज मूवमेंट्स बिकेम स्ट्रॉन्गर, और वॉर के बाद तो ये जो मूवमेंट्स थे वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, लोगों ने और बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया अपने इंडिपेंडेंस के लिए। सपोर्ट ऑल्सो केम फ्रॉम द यूएस एंड यूएसएसआर। अब ये जो देश जो आजाद होने की डिमांड रख रहे हैं, जो आजाद होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, उन देशों को सपोर्ट कौन कर रहा है? यूएसए और यूएसएसआर। हमने देखा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्ल्ड है वो दो मेन ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया था, यूएसए और यूएसएसआर। दोनों के बीच में आइडियोलॉजी को लेके कन्फ्लिक्ट था, और यूएसए कैपिटलिस्ट सिस्टम को फॉलो करता था, यूएसएसआर सोशलिस्ट सिस्टम को। तो दोनों की आइडियोलॉजी मेल नहीं खाती थी, जिस वजह से इन दोनों के बीच में टेंशंस बनी रहती थी, और यही कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड कहलाया गया 1945 से 1991। तो यूएसए और यूएसएसआर इन्होंने सपोर्ट किया उन देशों को जो आजाद होने की डिमांड रख रहे थे। इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी, अब ये जो डीकोलोनाइजेशन हो रहा है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा वर्ल्ड इकोनॉमी पे? न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज वांटेड टू डेवलप देयर ओन इकोनॉमीज। अब जो देश अभी आजाद होने लगे हैं, अभी नहीं, जैसे उस टाइम पे जो देश आजाद हो रहे थे रिसेंटली, जो कंट्रीज इंडिपेंडेंट होती चली गई, वो जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी
उन्होंने खुद की इकोनॉमी डेवलप करना शुरू किया। अब उनकी अलग इकोनॉमी होगी। अभी तक हमारे नाम के आगे ब्रिटिश लगता था, ब्रिटिश इंडिया 1947 से पहले तक ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था, ब्रिटिश इंडियन इकोनॉमी कहा जाता था। अब ये जो वर्ड है ब्रिटिश वो हट जाएगा, अब हम इंडियन इकोनॉमी जनरेट करेंगे, इंडिया की इकोनॉमी बनाएंगे, इंडियन इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और उसके बाद 1947 के ही बाद से इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो अपने हिसाब से जीरो से स्टार्टिंग करेगा। जीरो से क्यों, वो भी जानेंगे। Many joined international institutions like IMF, UNO, etc. काफी सारी ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन कर लिया आजाद होने के बाद, जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी UNO। ये सबसे ज्यादा मेन पूरे वर्ल्ड लेवल की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये पूरे वर्ल्ड में पीस मेंटेन करने का काम करती है और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इंटरनेशनली UNO। तो काफी कंट्रीज UNO के साथ जुड़ती चली गई, काफी IMF, वर्ल्ड बैंक इनके साथ जुड़ती चली गई। और जो दो ब्लॉक्स थे US और USSR, काफी कंट्रीज आजाद होने के साथ ही USA के साथ जुड़ गई और काफी USSR के साथ। इंडिया किसके साथ जुड़ा था? किसी के साथ नहीं। इंडिया ने बोला कि मैं अभी अभी इंडिपेंडेंट हुआ हूं तो मैं अपने हिसाब से राज करूंगा, अपनी कंट्री को अपने हिसाब से चलाऊंगा। अगर इंडिया USA के साथ जुड़ जाता तो USA कंट्रोल करता है इंडिया पे, USSR के साथ जुड़ जाता तो USSR का कंट्रोल होता है इंडिया पे। लेकिन इंडिया चाहता था कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली है इतनी मुश्किलों के बाद तो क्यों ना इसे एंजॉय किया जाए, तो इसलिए इंडिया किसी के साथ नहीं जुड़ा। तो ये सब हम डिटेल में खैर क्लास 12th में पढ़ेंगे, लेकिन मैच हो रहा था, टॉपिक जुड़ रहा था तो कनेक्ट करवा दिया। लेकिन काफी सारी प्रॉब्लम्स भी राइज हुई थी उन कंट्रीज में जो न्यूली इंडिपेंडेंट हो रही हैं। जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, नई नई जो देश आजाद हो रहे थे, उनमें काफी सारी प्रॉब्लम्स थी। कौन सी? पॉवर्टी, लैक ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। पॉवर्टी यानी गरीबी। अब जो इंपीरियल पावर्स थी, जो यूरोपियन पावर्स थी, उन्होंने क्या किया था, अपनी कॉलोनी से ज्यादा पैसा खींच के अपने देश में ले गए, ब्रिटेन ले गए। तो उनकी इकोनॉमी तो वेल ऑफ हो गई थी, लेकिन जो कॉलोनीज थी वहां पे लोगों को बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली सफर करना पड़ा। तो अब जब वो चले गए हैं तब हमारी कंडीशन और ज्यादा बुरी हो गई है। क्यों? क्योंकि वो सारे रिसोर्सेस ले गए, रॉ मटेरियल्स ले गए, हमसे वो सारे एक तरह से पैसे ले गए टैक्सेस के फॉर्म में, हमें पूरा एक्सप्लॉइट करके गए थे। तो बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन थी कॉलोनीज में। और इंडिया में भी जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब इंडिया में भी बहुत ज्यादा बुरी कंडीशंस थी। इंडस्ट्रीज की भी कमी थी। अब ब्रिटिशर्स क्या करते थे, मशीन मेड गुड्स लाया करते थे इंडिया में, जिसकी वजह से इंडिया की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज तो डिक्लाइन हो गई, खत्म हो गई। और इसी वजह से ब्रिटिशर्स के जाने के बाद से हमारे पास इंडियन इंडस्ट्रीज नहीं बची और एक तरह से रिसोर्सेज वगैरह भी नहीं थे कि हम दोबारा से इंडस्ट्री सेटअप करें। तो ऐसे काफी सारी प्रॉब्लम्स राइज हुई। पॉवर्टी काफी लोगों को फेस करनी पड़ी, गरीबी बहुत लंबे समय तक लोगों को फेस करनी पड़ी इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया में। खैर कॉलोनियल इंडिया में भी करनी पड़ी थी, लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया में भी बहुत सफर करना पड़ा था लोगों को अर्ली ईयर्स में। तो 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और उसने जीरो से स्टार्टिंग करी। इंडिया ने खुद के पैरों पे खड़ा होना सीखा, जीरो से स्टार्टिंग करी थी और आज इंडिया को पूरा वर्ल्ड जानता ही है। सिग्निफिकेंस, अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस थी? डीकोलोनाइजेशन हुआ तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी? एंड ऑफ कॉलोनियल एम्पायर्स इन एशिया, एशिया से सारी कॉलोनियल एम्पायर्स खत्म हो गए। अब जो देश थे वो खुद पे रूल कर रहे थे, ना कि कोई और पावर उन पे आके रूल कर रही थी। एमर्जेंस ऑफ मेनी न्यू नेशंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, अब काफी सारे नेशंस बनते चले गए, काफी सारे देश आजाद होते चले गए। तो उन्होंने क्या किया, वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के साथ जुड़ते चले गए, अपना पॉलिटिकल सिस्टम उन्होंने एस्टैब्लिश किया। मार्क द बिगनिंग ऑफ अ मोर ग्लोबल इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। और डीकोलोनाइजेशन की ही वजह से क्या हुआ, वर्ल्ड में एक तरह से इंटरकनेक्टेडनेस और बढ़ गई। अब अलग अलग देश अपने हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे कंट्रीज एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो इस वजह से क्या हुआ, जब डिफरेंट कंट्रीज बन गई, अब कंट्रीज अपने हिसाब से अपना पॉलिटिकल सिस्टम हैंडल कर रही हैं, अपना ट्रेड हैंडल कर रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि वर्ल्ड और ज्यादा इंटरकनेक्टेड होता चला गया। और यही हमें इस चैप्टर में देखना था कि ग्लोबल वर्ल्ड कैसे बना, कैसे ग्लोबलाइजेशन होता चला गया। तो उसकी पूरी हिस्ट्री हमने जानी। अभी एक और टॉपिक बचा है, और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो आप studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।
हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज टॉपिक नंबर 21 और इसमें हम जानेंगे एंड ऑफ ब्रिटेन वुड्स एंड द बिगनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम जो एस्टैब्लिश कर दिया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन 1944, ये एस्टैब्लिश कर दिया गया था ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद। उसके बाद एक ऐसा टाइम आया जब ब्रिटेन वुड्स सिस्टम उसे एंड भी किया गया और इसके एंड के साथ ही ग्लोबलाइजेशन ने अपनी पेस पकड़ ली। अब और ज्यादा इंटरकनेक्टेड होता चला गया हमारा पूरा वर्ल्ड, तो उसके बारे में हम आज जानेंगे, समझेंगे। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम जो एस्टैब्लिश किया गया था इन 1944, सेट अप आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 फॉर स्टेबिलिटी इन वर्ल्ड ट्रेड। वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ उस टाइम पे जो डिस्ट्रक्शन हुआ था उसकी वजह से ये ब्रिटेन वुड्स सिस्टम स्टैब्लिश किया गया था, सेटअप किया गया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी थी वो अनस्टेबल हो गई थी। वर्ल्ड की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, वर्ल्ड के ट्रेड पे असर ना पड़े उसके लिए, और दोबारा से ग्रेट डिप्रेशन जैसी सिचुएशन ना आ खड़ी हो, उस वजह से क्या किया गया, ब्रिटेन वुड्स सिस्टम सेटअप किया गया था वर्ल्ड वाइड। बेस्ड ऑन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स, ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स पर बेस्ड था, यानी हमने देखा था कि दूसरी जो करेंसीज थी, डिफरेंट कंट्रीज की जो करेंसीज थी, उन्हें जोड़ दिया गया यूएस डॉलर के साथ और यूएस डॉलर को जोड़ दिया गया था गोल्ड के साथ। 35 यूएस डॉलर्स 1 आउंस ऑफ गोल्ड के बराबर हुआ करते थे। और अगर वर्ल्ड वाइड हम लोग देखें, जैसे इंडिया में वैल्यू जो है यूएस डॉलर की उस टाइम पे 5 रुपीज हुआ करती थी, तो इंडियन रुपीज में अगर कन्वर्ट करके देखें 1 यूएस डॉलर को, तो वो 5 रुपीज निकलती थी। 1 यूएस डॉलर वाज इक्वल्स टू 5 इंडियन रुपीज, ये हुआ करता था। तो अगर हमें 1 आउंस ऑफ गोल्ड खरीदना है तो भी हमें यूएस डॉलर के ही प्राइस से चलना पड़ेगा। 35 इंटू 5, 175 रुपीज हमें देने पड़ेंगे 1 आउंस ऑफ गोल्ड के लिए। तो इस टाइप से पूरे वर्ल्ड वाइड सिस्टम चला करता था। तो ये सारी कंडीशंस थे उस टाइम पे जब दूसरी करेंसीज को यूएस डॉलर के साथ जोड़ दिया गया और यूएस डॉलर जो है उसे गोल्ड के साथ जोड़ दिया गया था। लेकिन ये सिस्टम बाद में खत्म हुआ। इसी सिस्टम को फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के नाम से जाना जाता था, यानी जहां पे हमने फिक्स कर रखी हैं सारी चीजें। एंड ऑफ ब्रिटेन वुड्स सिस्टम इन 1971। अब 1971 में इस सिस्टम को खत्म कर दिया गया। कैसे? बाय लेट 1960s यूएस इकोनॉमी फेस्ड राइजिंग कॉस्ट्स। लेट 1960s यानी 1968 1969 के टाइम पे यूएस इकोनॉमी को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा था। उनके एक तरह से जो कॉस्ट थी, राइजिंग कॉस्ट, अब उनके जो एक तरह से खर्चे थे वो बढ़ते जा रहे थे यूएसए के। तो यूएसए को थोड़ी बहुत इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। वियतनाम वॉर हुआ था इस टाइम पे, जिसमें यूएसए का बहुत पैसा लगा था। यूएसए इंपोर्ट भी करवा रहा था सामान, तो उसका भी अलग पैसा देना पड़ रहा है। तो यहाँ क्या हुआ, यूएसए की इकोनॉमी थोड़ी अनबैलेंस हो गई थी, इम्बैलेंस क्रिएट हो गया था यहाँ पे यूएस इकोनॉमी में। In 1971, US ended the dollar gold link और इसी वजह से यूएसए ने 1971 में यूएस डॉलर और गोल्ड का लिंक तोड़ दिया, यानी अब यूएस डॉलर और गोल्ड के बीच में जो लिंक था, डॉलर को गोल्ड के साथ जो जोड़ा गया था, उस लिंक को अब तोड़ दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम कोलैप्स्ड। फिक्स एक्सचेंज रेट जो था, जिसमें हम लोग मेनली यही देख रहे हैं कि 35 यूएस डॉलर्स वर इक्वल्स टू 1 आउंस ऑफ गोल्ड, तो वो सिस्टम खत्म कर दिया गया और एक नया सिस्टम आया, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स बिगिन। नया सिस्टम आया फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स का। अब इकोनॉमीज में एक तरह से जो वैल्यूज है वो फ्लोट कर रही हैं, अलग अलग कॉस्ट होती है। अब कभी होता है कि यूएस डॉलर की जो वैल्यू है वो एकदम से बढ़ जाती है, कम हो जाती है, उसकी वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। इंडियन रुपीस कभी हम देखते हैं कि $1 70 रुपीज का हो गया है, कभी देखते हैं कि 80 रुपीज का हो गया है और अब 87 रुपीज का हो गया है। तो इस टाइप से इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है वो गिरती जा रही है। इस वजह से एक यूएस डॉलर हमारे लिए महंगा पड़ता जा रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि अलग अलग कंट्रीज में जो करेंसीज हैं उनकी वैल्यू घटती बढ़ती रहती है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में। तो ये सिस्टम अब आजकल चलता है। बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो इसमें क्या हुआ कि ब्रिटेन वुड सिस्टम जो था उसे खत्म कर दिया गया यूएसए के थ्रू इन 1971। और जब ये सिस्टम एंड हुआ उसके बाद ग्लोबलाइजेशन ने अपनी पेस पकड़ ली। कोलैप्स ऑफ ब्रिटेन वुड्स ओपनड अ न्यू फेज ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के कोलैप्स हो जाने से, खत्म हो जाने से वर्ल्ड इकोनॉमी में एक नया फेज निकल के आया, यानी एक
एक नई चीज हमें देखने को मिली, क्या थी? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन ने नई चीज नहीं है, हिस्ट्री से हम लोग देखते आ रहे हैं, वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड था, लोगों का माइग्रेशन होता था, गुड्स का मूवमेंट होता था, कैपिटल का मूवमेंट होता था, लेकिन इस टाइम पे जो ग्लोबलाइजेशन था उसने अपनी पेस पकड़ ली थी। इस टाइम से वर्ल्ड और तेजी से इंटरकनेक्टेड होता चला गया। फीचर्स, अब इस ग्लोबलाइजेशन के फीचर्स क्या थे? ये जो मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन था उसके फीचर्स क्या थे? फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, अब लोग एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव कर रहे हैं। पहले क्या बांध के मूव किया करते थे लोगों को, चेन से बांध के? नहीं, पहले भी लोग मूव करते थे फ्रीली, बट अब क्या है, जो इम्पोर्ट ड्यूटीज हैं वो उनपे कम लगाई जा रही हैं। इम्पोर्ट करने के लिए जो टैक्सेस लगाए जाते थे, अब फॉर एग्जांपल इंडिया में मान लो बाहर से हम कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करवा रहे हैं, अपनी कंट्री में मंगवा रहे हैं, अगर वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते हैं, जैसे चाइनीज प्रोडक्ट्स, अगर वो जैसे सस्ते हैं और हम लोग इंडिया में उन प्रोडक्ट्स को सेल होने देंगे, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोग सस्ते गुड्स को खरीदेंगे, सस्ते प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, और हमारी इंडिया की इंडस्ट्रीज खत्म हो जाएंगी, डिक्लाइन हो जाएंगी। तो इससे बचने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगाती है। अब मान लो चाइनीज गुड्स लाए जा रहे हैं, तो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए उन पे टैक्स लगाए जाएंगे, यानी कि उन्हें ही कहा जाता है ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस और इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। तो वो लगाए जाते हैं, टैक्सेस लगाए जाते हैं। तो अब जो चाइनीज ट्रेडर अपनी गुड्स लेके आ रहे हैं वो अपना नुकसान करवा के तो जाएंगे नहीं, अब उनके टैक्स लगे हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा मनी पे किया है, तो वो यहाँ पे आके प्राइसेस थोड़े बढ़ाएंगे। अब इस टाइप से एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है, कुछ लोग चाइनीज गुड्स खरीद रहे हैं तो कुछ अपने इंडियन गुड्स भी खरीद रहे हैं, तो एक बैलेंस क्रिएट किया जाता है। लोग अब फ्रीली मूव कर रहे थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अब उनपे इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जा रही हैं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स, अब ये जो फ्लोटिंग सिस्टम आया इसकी वजह से लोगों को बहुत आसानी हो गई थी एक्सचेंज करने में, या कह लो ट्रेड करने में, फ्लोटिंग सिस्टम से। पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहा करती थी कि एक यूएस डॉलर की वैल्यू इंडिया में इतनी है, दूसरे देश में जहां हम जा रहे हैं वहां कितनी वैल्यू होगी, तो इस चीज को लेकर के थोड़ी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। अब वो प्रॉब्लम्स ऐसी नहीं थी, अब वो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रही थी इस फ्लोटिंग सिस्टम में। राइज ऑफ एमएनसीज, अब एमएनसीज जैसी कंपनीज जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनका इमर्जेंस हमें देखने को मिला। मल्टीनेशनल कंपनी सेटअप होती चली गई, अपना एक्सपेंशन करती चली गई। ट्रेड लिबरलाइजेशन हुआ, यानी ट्रेड और ज्यादा लिबरल हो गया और ज्यादा फ्रीडम मिली ट्रेडर्स को। वो कैसे? रिड्यूस इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, इंपोर्ट बैरियर्स कम कर दिए गए, यानी वही अब कंट्रीज ने इंपोर्ट टैक्सेस लगाना कम कर दिया, थोड़े कम कर दिए टैक्सेस, जिस वजह से ज्यादा ट्रेडर्स मूव करते हैं और ट्रेड करते हैं प्रॉफिट अर्न करने की वजह से। फास्टर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट लिंक द वर्ल्ड मोर इजीली, अब जब कम्युनिकेशन इतना आसान हो गया है, हम एक जगह बैठे हुए एक जगह बैठ के हम दूसरे कहीं फॉरेन लैंड पे बैठे हुए इंसान से कांटेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट इतना ज्यादा फास्टर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हमें मिलती हैं, शिप्स हैं, एयरप्लेन्स हैं, इनसे हम क्या करते हैं, इजीली कहीं भी माइग्रेट कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं कम टाइम में। तो जब इतनी फैसिलिटीज मिल रही हैं तो उससे वर्ल्ड और ज्यादा इंटरकनेक्टेड हो गया है, ज्यादा से ज्यादा लोग माइग्रेट करते हैं, गुड्स का फ्लो देखने को मिलता है, कैपिटल का फ्लो देखने को मिलता है, यानी एक तरह से हर चीज एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हुई दिखती है हमें। वर्ल्ड पूरा एक ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये जो डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो सब एक मार्केट क्रिएट कर चुकी हैं, वर्ल्ड मार्केट बन चुका है एक। इम्पैक्ट, अब ये ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या था? मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड वर्ल्ड वाइड, अब लोगों के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, अब वो वर्ल्ड वाइड यानी पूरे ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कैसे? जैसे चाइना जो है उसने काफी देर तक तो वो आइसोलेशन में रहा, चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप नहीं किया था, आइसोलेशन में रहा चाइना। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, चाइना में जब चाइना ने धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करना शुरू किया वर्ल्ड में, जब चाइना ग्रो करना स्टार्ट कर रहा था तब उसने कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रखे थे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, वहां पे क्या होता था, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो आके इन्वेस्ट किया करते थे, वहां पे एक तरह से बहुत ज्यादा बेटर फैसिलिटीज मिला करती थी उन एरियाज में। तो ऐसे SEZs यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रखे थे चाइना ने, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाइना में बढ़ा और चाइना का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ है ग्लोबलाइजेशन में
लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू कर दिया है, ट्रेड करना और ज्यादा कर दिया है, यानी और ज्यादा ट्रेड करना शुरू कर दिया है, और इन्होंने एक कंट्री से जाके दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करना भी शुरू कर दिया है, अपनी कंट्री से बाहर निकल के दूसरे देशों में इन्वेस्ट करना भी स्टार्ट कर दिया है। रैपिड ग्रोथ इन मेनी इकोनॉमीज स्पेशली एशियन कंट्रीज, काफी सारी इकोनॉमीज में हमें बूस्ट देखने को मिला, यानी काफी सारी इकोनॉमीज तेजी से ग्रो करती चली गई, जैसे एशियन कंट्रीज की इकोनॉमीज। इंडिया ने भी बहुत फास्टली ग्रो की है अपनी इकोनॉमी को, और चाइनीज इकोनॉमी तो बहुत ही तेजी से बढ़ी है। तो ये कुछ ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, डेवलप नेशन बनने के कगार पे हैं। तो ये हमें ग्लोबलाइजेशन की वजह से देखने को मिला कि इकोनॉमीज इतनी तेजी से ग्रो कर रही हैं। आई होप ये पूरा चैप्टर आपको क्लियर है कि कैसे ग्लोबलाइजेशन हिस्ट्री से चला आ रहा है, बहुत पहले टाइम से चला आ रहा है। लोगों का मूवमेंट होता था, गुड्स का मूवमेंट होता था, कैपिटल का मूवमेंट होता था। फिर हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कैसे सिचुएशन थी, ग्रेट डिप्रेशन हमने देखा, फिर हमने पोस्ट वॉर रिकवरी के बारे में देखा, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के भी बारे में हमने जाना, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बारे में देखा। काफी सारी चीजें हमने इस चैप्टर में जानी समझी। आई होप आपको ये क्लियर है, और सैल्यूट है उन लोगों को जिन्होंने लास्ट तक ये चैप्टर देखा है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।